नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज बात राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा की, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की और विपक्ष की। जी हां, एक साथ सारी बातें करेंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले हैं और उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा अब तक तय कर ली है। तो कुल मिलाकर यह समझा जा रहा है कि ये यात्रा तो सफल है, लेकिन इस यात्रा का इंपैक्ट क्या होगा? क्या 2024 में चुनावी फायदा कांग्रेस को इसका मिलेगा? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या राहुल गांधी ने इतनी अपनी छवि सुधार ली है इस यात्रा के जरिए कि विपक्ष में उनकी जो स्वीकार्यता है वो बढ़ गई है? क्या राहुल गांधी की आम जनता के बीच में स्वीकार्यता बढ़ गई? इन सारी बातों का जिक्र आज हम करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, आपको लग रहा है कि 2024 के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की जा रही थी वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हो चुकी है? कितनी हो चुकी है? देखिए, अभी तो यात्रा चल ही रही है और 2800 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी है। दिल्ली में यात्रा पहुंच चुकी है और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब होते हुए उसे जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है। लेकिन दिल्ली, आप जानते हैं, देश की राजधानी है, तो सियासत यहाँ से जो शुरू होती है वो पूरे देश तक जाती है। तो ऐसे में यहाँ से चिट्ठी लिखा गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरफ से तमाम नेताओं को, और कहा गया कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो आप हमारी यात्रा में शामिल होइए, क्योंकि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये तो तिरंगे के नीचे हमने यात्रा की है। और जो गैर भाजपा दल हैं, जब तक वो एक साथ नहीं होते हैं तब तक इस देश में जिस परिवर्तन की लहर को जगाने के लिए हमने ये यात्रा शुरू की है वो संभव नहीं है। तो सांकेतिक तौर पर ही सही बहुत से राजनीतिक दल, हमने देखा जिस दिन दिल्ली में यात्रा आई थी तो मैं साथ साथ चल रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ दल हैं जिनके नेता साथ में शामिल हुए थे। वामपंथी दल थे, कुछ सिविल सोसाइटी मेंबर्स थे, और कांग्रेस का केवल मात्र ये कार्यक्रम नहीं है ऐसा जताने की कांग्रेस ने जो कोशिश की थी उसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। कुछ वैसे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, मैंने उनसे सवाल किया, जैसे योगेंद्र यादव से मैंने पूछा कि आप क्या राहुल गांधी को एक ऐसा रैलिंग पॉइंट मानते हैं कि भाई उनके आसपास सारा विपक्ष एकत्रित हो सकता है और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है? बोले नहीं, मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा प्रयास जो देश को सही दिशा में ले जाने के लिए है तो मैं उसके साथ हूँ। मैं प्रधानमंत्री और चुनाव ये सब नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन हकीकत तो ये है ही कि जितने भी इस तरह के राजनीतिक प्रयास होते हैं यात्राओं के ज़रिए, ख़ास तौर पर उनका मकसद तो चुनाव होता है। द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। तो अगर मान लीजिए कि चुनाव में इस यात्रा के जो नतीजे हैं उनका असर दिखता है, तभी इस यात्रा को सफल माना जाएगा। और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जब राहुल गांधी 3 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, उत्तर प्रदेश में पहले वो प्रवेश करेंगे और उत्तर प्रदेश के मात्र 3 जनपदों में उनको जाना है, यानी कि बहुत सिंबॉलिक ही रहेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उस वक्त तमाम वो दल जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनके नेता राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हों, साथ चलें, इसके लिए सबों को चिट्ठियां लिख दी गई हैं। उनकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है, पर चिट्ठियां लिख दी गई हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत लोकसभा चुनाव और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुई है, उसकी एक बड़ी वजह है वोटों का विखंडीकरण, जो गैर भाजपा वोट है। तो हम सब साथ आएं और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए 2024 में हम एक होकर के लड़े, ये संदेश देने की। जिस अम्ब्रेला का जिक्र हम लोग बार बार करते रहे अपनी चर्चाओं में, उस अम्ब्रेला के नीचे भारत जोड़ो यात्रा से पहले के राहुल और उस अम्ब्रेला के नीचे भारत जोड़ो यात्रा के 108 दिन 9 दिन होने के बाद के राहुल में क्या फर्क देखते हैं आप? वैसे तो आप देखिएगा तो बहुत से कांग्रेसियों को वो तपस्वी दिखने लगे हैं। हाँ। उनकी दाढ़ी बढ़ गई है और इस तरह से वो, और कुछ कांग्रेसियों को ये भी मैंने कहते सुना कि तपोबल उनमें इतना ज़्यादा आ गया है, इसीलिए टी शर्ट पहन के आजकल कि उन्हें ठंड का एहसास दूसरों की अपेक्षा कम हो रहा है। और वो जो छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी, जिसे गढ़ने के लिए खुद राहुल कहते हैं कि करोड़ों खर्च किए गए थे, है ना, उस छवि को हमने तोड़ दिया है।
देखिए उनकी बातों में गहराई तो थोड़ी आई है और संवाद शैली में पैनापन भी आया है। चीज़ों को आसान तरीके से समझाने की कोशिशें जो हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर हुई हैं। और नेता के तौर पर जिस तरह के अनुभव होते हैं, आप देखिए कि कोई व्यक्ति होर्डिंग्स में दिखता हो और होर्डिंग्स से उतर करके वो सड़क पे चलने लगे। राहुल गांधी जैसे नेताओं का क्या है, होर्डिंग्स में ही तो दिखा करते थे ना। अब वहाँ से उतर करके वो ज़मीन पर अगर चलेंगे तो उनको ज़मीनी हकीकत ज़्यादा पता चलेगी, तो जाहिर है कि वो राजनीति उनकी बेहतर होगी। विपक्ष में स्वीकार्य है, पर यही तो सवाल है कि विपक्ष जो है वो उन्हीं पार्टियों से बना हुआ है फिलहाल जो विपक्ष बीजेपी के साथ कांग्रेस से लड़ता था। हाँ। और उसने सत्ता से कांग्रेस को राज्यों के बाद केंद्र से हटाया। एक ज़माने में कांग्रेस की केंद्र में 10 सालों की सत्ता रही, 16 राज्यों में सत्ता रही और वो सब खत्म हो गया क्योंकि इन्हीं सब दलों ने हराया। तो भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस की जगह ले चुकी है। उसकी भी 18 राज्यों में सरकारें और ये कहा, और 10 साल से अब सब साथ आएंगे क्या? पहली बात तो ये जो आप अम्ब्रेला की बात कह रहे हैं, और दूसरा अगर आएंगे तो हराएगा कौन? कौन मुख्य रूप से उसमें अपनी भूमिका निभाएगा? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? कौन ज्यादा सीटें पाएगा? अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए तो 80 सीटों में ज्यादा सीटें कौन लड़ेगा? मायावती लड़ेंगी या अखिलेश लड़ेंगे या कांग्रेस की दावेदारी होगी? और अगर समाजवादी पार्टी ज्यादा लड़ेगी तो वो दूसरों को कितना कितना देगी? ये जो सामंजस्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये तो एक ऐसा क्षेत्र है, पार्टियां हैं जिसमें पहले गठबंधन हो चुका है। अब बात तो करिए अखिलेश और मायावती और नीतीश कुमार के अलावा आम आदमी पार्टी की। और क्या आम आदमी पार्टी जिसकी राजनीतिक जमीन कांग्रेस को हराकर ही मजबूत हुई है, क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेगी? क्या वो एक साथ हो जाएगी? तो सवाल तो यहाँ ये है कि ये जो एकता का संदेश है, इस संदेश में मैंने तो नहीं देखा कि कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति दिल्ली में उस दिन शामिल हुआ था कांग्रेस में, कांग्रेस की इस यात्रा में कोई नहीं था। तो यानी कि एक ध्रुव तो रहेगा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का, ये तो तय है। दूसरा ध्रुव जो है वो राहुल गांधी तैयार कर चुके हैं और इसमें बोल रहे हैं बाकी लोग आइए। तो अगर मान लीजिए कि यही 2 ध्रुव भी रह जाते हैं तो 2 ध्रुव के बनने से, विपक्ष के में 2 ध्रुव बनने से क्या स्थिति हो सकती है, इसको गुजरात में आपने देख लिया। अच्छा, पहले तो कई ध्रुव बन रहे थे। हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की, क्या नीतीश कुमार आगे आ जाएंगे, ममता बनर्जी को लेकर चर्चा की। इसके अलावा कि कांग्रेस में राहुल गांधी वो चेहरा नहीं होंगे, हम लोग ये समझ के चल रहे थे क्योंकि राहुल गांधी उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत नैरेटिव जो बदलने का जिक्र हो रहा है, वो यही नैरेटिव चेंज कर दिया है कि राहुल गांधी हैं, अभी कांग्रेस जिंदा है, अभी वो दफन नहीं हुई है कि हाशिए पर जा रही है और खत्म ही हो जा रही है। इस यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया, ये नैरेटिव चेंज कर दिया। हाँ देखिए, अगर ये बात सामने आई है कि भाई फिर से असर्ट किया है कांग्रेस ने, ये तो सच है। पर ये उत्साही जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो कह देते हैं कि चलिए राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन किसी पार्टी के बड़े व्यक्ति की तरफ से ये बात सामने नहीं आई है कि हमारे उम्मीदवार राहुल गांधी है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ऐसी बातें हम कहने शुरू करेंगे और उसके बाद लोगों को कहेंगे कि आप हमारी यात्रा में शामिल हो जाइए, उस दिन ही जो विपक्षी एकता है विखंडित हो जाती है। वो क्योंकि विपक्ष में वो न सूत न कपास जुलाहों में लठम लठ वाली स्थिति है। तो अभी कोई सत्ता बनाने का चांस सामने आया हो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री पद का कौन उम्मीदवार होगा, इस बात पर लड़ाई हो जाती है। इस अम्ब्रेला के नीचे जितने लोग होंगे उनमें से कोई एक चेहरा सामने नहीं होगा, क्या ये भी संभावना है कि कोई चेहरा नहीं? ज्यादातर दल यही चाहते हैं। देखिए, अगर आप चुनाव लड़ने के बाद अगर हम जीतने की स्थिति में आते, सरकार बनाने की स्थिति में आते, तब तो चेहरा चलिए कोई डिसाइड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जाए, विपक्ष इस काबिल हो पाए। हाँ, तो नीतीश कुमार तो यही कह रहे हैं कि भाई चेहरे की बात नहीं है, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं चाहता हूं सारे दल जो हैं एक हो जाएं। उत्तर प्रदेश में अभी हालिया जो उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कन्विंसिंगली हराने में
समाजवादी पार्टी की प्रमुख भूमिका रही है और अखिलेश यादव ने फिर से एक तरह से साबित किया है कि उनमें मादा है कि वो हरा सकते हैं, वो हरा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये साबित उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो भी नहीं है, पर वो किसी और को प्रधानमंत्री पद बना के उसके नीचे लड़ें, ये भी संभव नहीं है। और मुझे कभी कभी ये लगता है हिमांशु कि यूपी बिहार के जितने दल हैं उनमें एका तो हो भी सकता है। अरविंद केजरीवाल उन तक कैसे ये संदेश पहुंचेगा, और जो गुजरात में हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और वोटों का डिवीजन नहीं होगा विपक्षी वोटों का, ये कैसे संभव है? क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन मजबूत करने का हक है, वो अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे हैं और पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, वो गुजरात में लड़े और 13% वोट लिया तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। गोवा में उन्हें वोट आए हैं, दिल्ली में तो उनकी सरकार है। तो वो तो चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय फुटप्रिंट्स हमारा बने। तो राष्ट्रीय फुटप्रिंट्स में अगर कांग्रेस कहे कि आ जाइए अम्ब्रेला के भीतर, तो वो कहेंगे हम तो कांग्रेस के खिलाफ लड़के ही यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हम कांग्रेस के फुटप्रिंट्स को कैसे मान सकते हैं? आप देखिए कि वो पंजाब में किसको रिप्लेस कर रहे हैं, कांग्रेस को। दिल्ली में कांग्रेस को रिप्लेस किया, गोवा में कांग्रेस को रिप्लेस करने गए थे, गुजरात में उन्होंने कांग्रेस के वोट काटे हैं। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी की अपनी राजनीति रहेगी, इस बात को मानी, उन्हें अपनी राजनीति करने का हक है। लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फर्ज करें कि सब कुछ हो गया, सब मिल गए और एक गठबंधन तैयार हो गया विपक्ष का, और वो चुनाव लड़ेगा बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने, जिसमें सबसे प्रमुख तो भारतीय जनता पार्टी, फिर कुछ छोटे छोटे दल होंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये काफी होगा? बात तो जनता की है, जनता में स्वीकार्यता नहीं होगी। हाँ, क्योंकि तो कैसे? अब उसका उदाहरण है, उदाहरण ये है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मायावती और अखिलेश दोनों के बीच गठबंधन हुआ 2019 में, और 2019 के चुनाव दोनों ने साथ लड़े, 15 सीटों पर जीत हुई। और फिर मायावती ने तो उल्टा आरोप प्रत्यारोप भी लगा। उसमें मायावती जी को ज्यादा फायदा हो गया, 10 सीट वो जीत गई, 5 सीट अखिलेश जीत पाए, फिर छोड़ भी परिवार वाली वो भी। तो अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मायावती जी का वोट प्रतिशत और अखिलेश यादव जी का वोट प्रतिशत अगर मिलाएं तो वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो जाता है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? मुस्लिम वोट बैंक एक साथ एक तरफा पड़ा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार से ये साबित हो गया, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, तो वो साबित भी कर गया कि मुस्लिम वोट बैंक में कहीं विखंडन नहीं आया, कोई ओवैसी को नहीं गया। पर वही वोट बैंक पूरा पहुंचते पहुंचते तो कमजोर पड़ गया। तो ऐसे में 65 सीटें या 62 सीटें जब वो जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी इन दो मजबूत कद्दावर प्रतिद्वंदियों के साथ होने के बावजूद, तो कैसे यकीन करें कि सब एक हो भी जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी सॉल्व होगा जब आपको ये दिखेगा कि नहीं, सेंस ऑफ पर्पस के लिए ये एक साथ आए हैं, बीजेपी को हराने के लिए आए हैं, मोदी को गद्दी से उतारने के लिए आए हैं, तो जनता उस बात को बड़े अलग तरीके से लेती है कि सब मिल गए हैं एक अकेले मोदी को हराने, तो पता चला मोदी को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। लेकिन अगर सेंस ऑफ पर्पस है, जो कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमेशा दिखाती रहती है कि राष्ट्र निर्माण हमारा है, हिंदुत्व हमारी है, हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना वो कर रहे हैं, हमारे पास मंदिर निर्माण का फॉर्मूला है और हमने 1-2 हमारे प्रोजेक्ट बाकी हैं, मथुरा काशी, है ना। तो वो जिन एजेंडाज के साथ आते हैं उनके काउंटर एजेंडाज आपके पास क्या है? हाँ। एकता तो हो गई, एजेंडाज अगर नहीं होते हैं तो सिर्फ एकता जो है वो कृत्रिम लगेगी। तो कुल मिलाकर जनता में स्वीकार्यता लानी है, तभी कुछ बात बन पाएगी। अगर एक छतरी के नीचे आना चाहे या फिर अलग अलग छतरी के नीचे जाना चाहे, लेकिन जिसकी स्वीकार्यता होगी जीतेगा वहीं। और यात्रा की जा रही हो या फिर बातें की जा रही हो, तमाम डिबेट्स की जा रही हो, वो राजनीतिक दलों की तरफ से इसीलिए की जाती हैं ताकि वो सत्ता में आ पाए। सत्ता में अगर आप नहीं हैं तो सारी बातें, सारी यात्राएं, सब कुछ खराब है। लेकिन अगर आप सत्ता में हैं तो फिर सारी बातें ठीक लगने लगती हैं। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि राहुल गांधी जो यात्रा लेके निकले हैं लगभग पूरी हो गई है। हम इसे सक्सेसफुल इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि यात्रा धीरे धीरे करके कंप्लीट होने की स्थिति में है। 80% से ज़्यादा यात्रा हो चुकी है, तो ये तो सक्सेसफुल है। लेकिन क्या जनता यानी कि आप उसको स्वीकार पाए हैं?
क्या इस यात्रा का चुनावी फायदा कांग्रेस को हो पाएगा? ये कमेंट करके हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।